मुझे उम्मीद है कि केदारनाथ आपदा पर शिक्षक गजेंद्र रौतेला के साथ बातचीत का पहला हिस्सा आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। यदि नहीं सुना तो पहले उस हिस्से को देख लीजिए। जैसे कि मैंने कहा था, उन बुरी यादों को फिर से याद करना इसलिए जरूरी है कि उस आपदा से सबक लेने के बजाय हमने और भी बुरी स्थितियां पैदा कर दी हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण के नाम पर इस नाजुक हिमालयी क्षेत्र को बुरी तरह से रौंद दिया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या पर अंकुश लगाने के बजाय हमने ऐसी स्थिति बना दी है कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी कई किलोमीटर जाम लगने लगा है। मैं फिर से आपसे दोनों वीडियो देखने और आज के हालात पर मनन करने की गुजारिश कर रहा हूं। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। आज 17 जून है। 2013 में 16 जून की शाम को आए सैलाब ने केदारनाथ में काफी कुछ तबाह कर दिया था, लेकिन 17 जून की सुबह आया सैलाब तो मानो सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा था। न सिर्फ केदारनाथ बल्कि पूरी केदारनाथ घाटी को इस सैलाब ने तबाह कर दिया था। शिक्षक मित्र गजेंद्र रौतेला के साथ बातचीत का दूसरा हिस्सा देखते हैं और महसूस करते हैं उस भयावहता को, ताकि सनद रहे और भविष्य के लिए सतर्कता भी। मतलब 15 दिन बाद तक भी पूरी तरह स्थिति साफ नहीं थी। कितना बड़ा नहीं था। 15 दिन बाद नहीं था। तो मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूँ कि जो नीचे की जो विभीषिका है, ऊपर का तो हमें समझ में आता है कि जो ऊपर वाला इलाका है, चाहे वो ग्लेशियर का फटना हो या अतिवृष्टि का जो भी केदारनाथ का रामबाड़ा जो भी है, आप उसके फोटोग्राफ्स वगैरह मेरे देख सकते हैं पुराने भी। तो वहां तक तो सीतापुर तक तो समझ में आता है कि उसका पूरा असर उस पे था, बहुत तेजी से आया। लेकिन जब मैं सीतापुर में आता हूँ तो मेरा ध्यान जाता है वहाँ पे जो सीतापुर में जो GMBN का जो एक वो है, वहाँ पर वो चट्टान है, वहां से मैं नीचे देखता हूँ तो एक गॉर्ज है, बेसिकली गॉर्ज है। और वो कम से कम मुझे लगता है वो करीब कम से कम 70-80 मीटर के आसपास या 100 मीटर के आसपास का पूरा गॉर्ज है। दोनों साइड हाल रॉक है, ऊपर GMBN का, नीचे जो है मंदाकिनी का वो है, और पीछे जो है अपना सीतापुर का जो अब आज की डेट में जो पार्किंग वाला एरिया जो बन गया है उसका फैलाव है, जहाँ पर कि जो शिवालिक होटल भी है और ये जगतराज होटल है, बड़े बड़े जो होटल भी हैं। तो मैं जब वहां से पीछे मुड़ के देखता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि ये नीचे की विभीषिका क्यों हुई होगी, तब अंदाजा आता है। हाँ, वहां तक एकदम ढलान थी। हाँ, लेकिन वो वहां पे जो गॉर्ज है, उस गॉर्ज पे जो है इनका जो उस टाइम पे लैंको वहाँ पे जो हाइड्रो कंपनी थी, तो उनका वहाँ पे डैम बना हुआ, उनका वहाँ पे डैम बना हुआ उस गॉर्ज पे। तो मुझे समझ में आता है, जो पीछे का फैलाव देखते हैं सीतापुर का, आप अगर पुराने फोटोग्राफ से वीडियो देखेंगे, आप अगर उसको थोड़ा सा इमेजिन करें, आपको अंदाजा आ जाएगा कि नीचे का जो तबाही है वो क्यों हुई होगी। तो वो चेक डैम पे जो है पूरा मलबा भरा जो ऊपर से आया था, और वो पूरा जो उसमें भरने के बाद जो इतनी उसकी कैपेसिटी थी उतना रोका उसने। और जो पीछे का जो सीतापुर आज भी आप देखेंगे जहाँ पार्किंग, वो पूरा फैलाव जो मलबा है वो उसी से भरा हुआ है। ठीक, पूरा फैलाव वाला जो मलबा जहाँ पार्किंग बन गई है, तो वो उसी मलबे के ढेर पे बना हुआ है। आप अगर हमारे जो सीनियर हैं डॉक्टर नवीन जुयाल जी, आप उनके वीडियोस भी अगर देखेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, तो उसमें को भी आप समझ में आएगा, क्योंकि हमारे जाने माने भूवैज्ञानिक हैं वो। तो वो भी इस बात को कहते हैं। अरे इस बात को मैं उनसे पहले कह चुका था, जब मैं वहां गया था मैं पहले कह चुका था इस बात को कि ये मुझे इसकी वजह से जो है ये पूरा फैलावा, और एक लिमिट के बाद टूटने के बाद नीचे का जो है, बाकी उसके नीचे, चाहे वो खासकर जो सबसे पहले उसकी चपेट में आता है हमारा जो मंदाकिनी घाटी का निचला इलाका, कुंड से नीचे वाला जो है, कुंड से नीचे वाला जो है वो उससे प्रभावित होता है, चाहे वो अगस्तुनी हो, विजयनगर हो, तिलवाड़ा था, चंद्रापुरी हो, या शालसौड़ वगैरह, जितना गबनी गाँव वगैरह जो सारा है उसका, क्योंकि वो एक लिमिट तक भरा और उसके बाद वो एक साथ जो है फटा, और वो फोर्स के साथ में, मतलब एक विस्फोट ग्लेशियर में, और एक दूसरा ये, हाँ, जिसपे लोगों का ध्यान कम जाता है, क्योंकि वो इतनी मात्रा में साइंटिफिकली उसकी मेजरमेंट निकाली जा सकती है, निकाली भी होगी कई लोगों ने, तो वो मेजरमेंट निकाली जा सकती है कि कितना मलबा, कितना वो एक साथ फोर्स में नीचे गया होगा। तो ये मुझे वहां पे बात जो है तमाम पहलुओं पे बात हुई है, और मैं भी आज पहली बार मुझे पता चला 2 विस्फोट हुए, एक ग्लेशियर वाला चौराबाड़ी तक, और दूसरा ये। आप उसके फोटोग्राफ्स देखिए, मेरे उसके फोटोग्राफ्स आपको समझ में आ जाएगा
कि क्या हुआ होगा, क्योंकि आप आज भी जाकर के आप अगर नोटिस करेंगे तो सीता वहाँ पे जहाँ पे जीएमबी है ना, वहाँ पे खड़े हों और नीचे देखें आप, तो वो जो गॉर्ज है, और वो गॉर्ज बिल्कुल नैरो गॉर्ज है और करीब 70-80 मीटर के आसपास की पूरी उसकी हाइट, बल्कि इससे ज्यादा भी होगी। नीचे अगर हम जीएमबी अंदर देखें, उसमें मुझे लगता है कहीं 100 मीटर तक ना हो पूरी उसकी गहराई, और दोनों साइड हार्ड रॉक है। और वहीं पर उनका क्या बना हुआ था, जो डैम वो बना हुआ था, मतलब जो डैम की वॉल होती है वो कंक्रीट अभी भी मौजूद है। वो अच्छा, वो उसका ऊपरी हिस्सा जो वो ऊपरी हिस्सा, गया। हाँ वो भर गया, और वो उससे पीछे पूरा फैला हुआ है। तो ये मुझे उस दिन प्रैक्टिकली समझ में आया कि ऊपर तो जो हुआ नीचे का जरूर उससे हुआ होगा। और ये आप नवीन जुयाल जी से भी बात कर सकते हैं, बाद में वो गए, उन्होंने देखा, तो उनकी फाइंडिंग भी यही थी, उनका ऑब्जर्वेशन भी यही था। ये बात मैं पहले भी, और जबकि ये परियोजनाओं वाले जो बोल रहे थे कि हमारे डैम ने जो है विभीषिका कम की है, लेकिन था नहीं, एक लिमिट तक उन्होंने पानी तो रोका, लेकिन वो पानी रोकने के बाद अपने आप खुद क्या बन गया, एक ब्लास्ट बन गया। एक लिमिट तक तो रोका उसने, मतलब पहला जो फोर्स आया होगा उसको तो रोका उसने, लेकिन उसके बाद जब खुद उसकी अपनी कैपेसिटी वो हो गई, उसके बाद वो उस क्षमता से बाहर होकर के उसने नीचे की तरफ खुद फट गया, और उसको ज्यादा बढ़ा हाँ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसने बढ़ा दी, उसको तीव्रता बढ़ा दी। एक तो पीछे से आ ही रहा था, दूसरा उसको बढ़ा दिया। तो ये मुझे समझ में आया कि ये ऐसा हो गया, लेकिन अपने खास करने को कुछ नहीं था। फिर मैं घर आता हूँ, घर में आकर के जब तो लोगों मरे हुए लोग और किस तरह से देखा था आपने, थोड़ा सा तो वो एक विभत्स वो है, मैंने आज तक वो फोटो कहीं डाला, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, बताने लायक नहीं है, नहीं है, क्योंकि मैं गौरीकुंड से ऊपर भी, मतलब ये सिर्फ मैं गौरीकुंड तक, उसके बाद मैं आधे रास्ते से कम 2-3 किलोमीटर तक मैं ऊपर तक भी गया, गौरीकुंड से ऊपर। तो जब मैंने वहां देखा तो कपड़े पड़े हुए इधर उधर झाड़ियों में अटके हुए, कुछ आड़े तिरछे पड़े हुए, इस तरह से पूरा वहां पर थे। तो उसके बाद जब मैं नीचे आता हूँ तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, क्या करें, तो वो बेचैनी तो रहती है। तो अचानक से फोन आता है डॉक्टर सुनील कैंथोला जी का, हमारे मित्र हैं डॉक्टर सुनील कैंथोला, माउंटेन शेफर्ड वाले, कि गजेंद्र भाई यार हम ये सब देख रहे हैं, हमने तुम्हारे फोटो देखे, ये देखे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ठीक, मैंने कहा यार, वो अचानक से मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अब लोग तो थोड़ा बहुत वो सामग्री लेके भी आ रहे हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नदी के ऊपर के जितने भी कनेक्टिंग पुल है वो सारे तो टूट गए, बह गए। तो अगर जिसके पास था भी बह गया, ऊपर चंद्रपुरी वगैरह सब सारे बह गए ऊपर। तो यहाँ तक कि काली मठ के पास भी सब बह गए, या ऋणतोक जिसको कहते हैं, एक भीरी का पुल शायद बचा हुआ था, तो वो ऋणतोक तक सब बह गए। लेकिन अगर सामने अगर किसी को सामग्री कुछ पहुंचानी भी होगी, अगर हमारे पास है भी, तो हम दें कैसे। अब मेरे तक तो किसी तरह से लोग पहुंचा भी रहे थे, क्योंकि बाकी तो जो इवैक्यूएशन हो रहा था तो मयाली वाली रोड से तो लोगों को ले ही जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो नीचे की तरफ आ रहे थे वो तो इधर से आ रहे थे। लेकिन अब गाँव में जो स्थानीय लोग हैं उन तक राशन पानी उनका खत्म हो गया, कहाँ कैसे पहुंचाए। तो मैंने उनको कहा यार जतिन भाई ऐसा हो सकता है कि हम जिप लाइन रोप लगा सकते हैं। मैं कह रहा करो फिर, यार कि उसका बड़ा पैसा लगता है, ये जो भी है, क्योंकि रोप महंगी है, उसकी पुल्ली महंगी है, लगाएंगे कैसे, लोग आएंगे वहां तक पहुंचाएंगे कैसे, उसको लगाने वाले भी चाहिए, वो कैसे होता है। मैंने यार करो कुछ करो। मैंने कहा सब फ्रेंड सर्कल में हम लोग बातचीत करते हैं, तो जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो करें। और ये कितने दिन बाद की बात होगी? मुझे लगता है ये लगभग 2 हफ्ते तो हो चुके हैं, 15 2 हफ्ते तो हो चुके थे। मतलब तब तक भी जो उस तरह कोई संपर्क नहीं था कहीं से, और मतलब राहत किसी के पास नहीं थी किसी के पास नहीं थी। तो अब वो आगे साहब किसी तरह से हम जो है वो एक यूटिलिटी में ये सारा सामान लेकर के यहाँ से कहीं से उन्होंने सामान इकट्ठा करके वो मेरे पास पहुंच गया। सुनील कैंथोला थे, अपने जो धन सिंह राणा जी के बेटे हैं नरेंद्र राणा, जो उनकी टीम में काम करते थे, वो 3-4 लोग हो, और मतलब कुल मिला के 3-4 लोग वो थे, और बाकी हमारे साथ के हम 8-10-15 लोग हम सारे हो गए। तो हमने सबसे पहले सिल्ली में जो है जहाँ पे पुल बह गया था वहां पर हमने सबसे पहले तो लगाया। तो पल्ली पार वाले लोगों को हमने कम्युनिकेट किया, फिर वो हमने यहाँ से रस्सी फेंकी, तो उनको बोला कैसे नॉट बांधनी है, तुम जैसे बांधना है पर टाइट बांध लो, तुम्हें टेक्निकली नहीं आता, इस तरफ से हम बांध लेंगे, इस तरफ से जो प्रॉपर होती है, लेकिन तुम उनको बताया फिर कि तुम कैसे कैसे करना है। तो वो रोप बांधी, उसमें हमने 1 कुंतल तक की कैपेसिटी का एक बैग लगाया, जैसे आर्मी वालों के लंबे बैग होते हैं ना वो, जिनको किट बोलते थे पहले, किट तिरपाल टाइप के जो बने हुए होते हैं, तो उसके काफी मजबूत होता है वो। तो हमने उसको लगाया, इस उद्देश्य से लगाया कि कम से कम अगर हम 1 कट्टा अगर चावल भेजें, राशन भेजें, या 1 कुंतल तक का सामान अगर भेजें, तो हम उसको पल्ली पार भेज सकें। दूध है, बहुत सारी चीजें हैं, गैस सिलेंडर हैं, वो सब भेज सकें, या जो सामान आ रहा है तो वो तो पल्ली पार भेज सकें। तो हमने सबसे पहले सिल्ली में लगाया।
फिर औध अगस्तुनी के नीचे जो चाका पकड़ने का औध खरल जो फील्ड के नीचे है वहाँ लगाया, पुराने देवल पे लगाया, चंद्रपुरी में लगाया, उधर आगे लगाया। मतलब हमने इस तरह से 7 जिपलाइन रोप लगाई हमने रेंटोक ठीक। कहाँ तक, कालीमठ तक। तो जबकि कालीमठ में जो है बीएसएफ का भी लग रहा था, तो उनका बड़ा लगना था, तो उस पे टाइम भी लगना था और सामान भी वहाँ भी तो पहुँचाना था, पहुँचेगा कैसे वहाँ तक। तो हमने तब तक जो है हमने जिप लाइन अपनी, वो तो शॉर्ट होती है, तो हमने इस तरह से हमने 7 लगा दी। तो ये जिप लाइन रोप ने लोगों को बड़ी राहत दी। ये बिना प्लानिंग के हो रहा है, अनजाने में हो रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी उसमें हमने तो ये जैसे जैसे चीजें होती रही हम वैसे वैसे करते रहे। तो हमने जब ये लगाया, ये लगाने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली। राहत कैसे मिली? ये तो उनको राशन पहुंचा, दूसरा उनका जो है मनोवैज्ञानिक रूप से उनका मनोबल भी बढ़ा, यार हम तक चीजें पहुंच रही, क्योंकि आदमी को अपने से ज्यादा मतलब प्रभावित 2 तरह के लोग थे। एक तो यात्री थे और जो लोग जिन तक राहत नहीं पहुंच, क्योंकि यात्रियों को ले जाने के लिए तो हेलीकॉप्टर की सेवा भी थी, वो भी मतलब अब ऊपर ही ऊपर चलने लगी थी। और नीचे की तरफ जो है लोग पैदल भी निकल रहे थे, मयाली वाली रोड से भी निकल रहे थे, जो ऊपर जो मयाली वाली हमारी तरफ से बस किदार वाली जो रोड है वहां से निकाल ही रहे थे उनको। अब मेन चुनौती थी अब स्थानीय लोगों की, कि जिनके एक तो जो घर वाले जो परिवार वाले हैं वो ऊपर कहीं प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोड़ा वाला है, कोई कच्चा, कोई दुकान वाला है, कोई ढाबे वाला है, कोई गाड़ी वाला है। एक तो चुनौती वो, और एक चुनौती घर की, कि घर में कैसे वो करें। तो वो इस तरह से हमने जब जिपलाइन रोप शुरू किया तो ये किया। तो लोगों ने अपनी बाइकें, जैसे मान लो बाइक उनकी इस तरफ है और उस तरफ उनको बाइक की जरूरत है, क्योंकि उधर से जो है सड़क खुली हुई है, तो यहाँ से बाइकें भी लेके गए उस जिपलाइन में। आप यकीन करेंगे? हाँ, अपने बाइक भी लेके गए कि कम से कम उस तरफ जो है हम उधर के संपर्क में हम जाएं, क्योंकि कई सारे लोग जो है हॉस्पिटल वाले लोग थे, तो उनको भी जरूरत थी, क्योंकि भाई उनको भी अगर लोगों को अगर मदद करनी कैसे करेंगे, वो उनकी ड्यूटी है, कैसे करेंगे, कहीं हेल्थ का उनको वो देना है, तो दवाइयाँ दे भेजनी कैसे, मतलब जिनका कार्य क्षेत्र भी रहते हाँ उस दिन यहाँ हाँ, तो वो ले जाना था या दवाइयाँ पहुँचानी कैसे। तो उस जिप लाइन रोप ने अनजाने में ही एक बड़ी हेल्प की लोगों तक पहुँचने। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि उसी दौरान क्या हुआ कि जो पुराने जबल वाली जिप लाइन रोप थी, तो उसमें से कोई गिर गया नीचे, वो कोई होमगार्ड वाला था, तो वो खैर वो लोग भी उस बैग में जा रहे थे इधर उधर, जिनको बहुत इमरजेंसी, हाँ उसी में बैठ करके जा रहे थे। अब वो चला तो गया उधर, लेकिन इधर आते हुए वो किसी कारण से वो गिर गया नीचे, वो अपनी गलती से गिरा था, वो नीचे गिरा। तो मुझे किसी का फोन आया कि गजन भाई यार वो तुम्हारी जो जिपलाइन रोप है उसमें से कोई गिर गया है, वो बाल बच गया, नीचे गिरा तो नदी में लेकिन बच गया वो। अब मैं डर गया, मैंने कहा यार ये बड़ी जिम्मेदारी वाले काम है, क्योंकि हमने भावावेश में तो कर दिया, तो कि भाई लोगों को मदद करनी है, लेकिन अगर ये इस तरह की दिक्कत होगी तो फिर बात गले पड़ेगी, ये तो मुश्किल हो जाएगी। मैं वापस आया और मैंने इधर की नॉट जो उधर तो बंधी हुई थी, उधर तो जा नहीं सकता था, मैंने इधर की नॉट जो है खोल दी। मैंने ऐसे खोली वो, तो जैसे खोली वो तो इतनी उसमें वो होती है, ताकत होती है, इतना फोर्स उसमें टेंशन के साथ होता है, वो तो गोली की तरह वो इधर चली गई। मैं घर वापस आ गया, लेकिन थोड़ी देर में 1-2 घंटे बाद मेरे पास फोन आने लग गए उस तरफ वालों के, खासकर मंगवाल जी जो हैं वो हमारे हॉस्पिटल में, अगस्तुनी हॉस्पिटल में हैं, बहुत ही सज्जन आदमी हैं, बड़े सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं। तो उनका मुझे फोन आ गया, उनका घर है विजयनगर में पल्लीपार, कि जिन भाई यार आपने जो है वो रोप खोल दी है और हम लोगों का क्या होगा, ये वो इतनी मदद हो रही थी उससे। मैंने कहा आपको पता है ये घटना घटी है, मैंने कहा अब इससे जिम्मेदारी कौन लेगा, कि अब जिम्मेदारी का तो क्या है, हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं इसकी। तो उन्होंने लिखित में दिया मुझे कि आप इसको फिर लगाइए, हम लोगों को इतनी राहत हो रही थी, इतना सामान, राशन पानी, हम कैसे जिंदा रहेंगे यहाँ, हमारे तो 2-4 दिन के लिए हो जाएगा ये, लेकिन उसके बाद कैसे हम सरवाइव करेंगे। तो उन्होंने लिखित में दिया, अभी भी वो चिट्ठी मेरे पास में है। तो यही फिर अप्लाई फिर मैंने और जगह भी किया, सभी को कहा कि वो लिखित में दें, कि जो भी उस तरफ वाले लोग हैं अपनी एक कमेटी बनाएं और वो मॉनिटर करें, उसको जिम्मेदारी लें कि जो भी जाए, पड़ेगा तो हाँ नहीं, जो जाए वो सेफ्टी से जाए, क्योंकि कई लोग जो है वो उसको गलत तरीके से उपयोग कर रहे थे, अपने व्यक्तिगत हित के लिए गलत तरीके से उपयोग कर रहे थे उसका। तो फिर जाके ये सारी चीजें समझ में आई, फिर वो स्ट्रीमलाइन हुआ और वो कम से कम 3 महीने चलती रही। आप 3 महीने तक लाइफ लाइन बनी रही, 3 महीने तक लाइफ। फिर उसके बाद भीते लगे, जो भीते हुए पानी, मतलब क्योंकि पानी थोड़ा कम हुआ, क्योंकि भीते तो पहले लग नहीं सकते हैं, पुल इतनी जल्दी बन नहीं सकता, क्योंकि पुल के लिए तो इतना मटेरियल चाहिए, और वो पहुंचेगा कैसे, आ भी जाए तो फिर पहुंचेगा कैसे। तो फिर लोगों ने अपने स्थानीय स्तर पर भीते लगाने शुरू किए,
जंगल से बड़ी बड़ी लकड़ियां काट के लाए और वो लगाए, और या वो खंबे लगाए या वो लगाए। उस टाइम पे बिजली के पोल भी कुछ कुछ पड़े हुए थे इधर उधर, तो लगा करके उन्होंने भीते लगाना शुरू किया। तो ये 3 महीने बाद की घटना है, ये इस तरह से और आगे। थोड़ा सा मैं अपना अभी थोड़ा आगे जी। बढ़ाऊं तो 17 तारीख को तो हुआ, मैं भी, मुझे वापस आना था जी। देहरादून, क्योंकि यहाँ जी। मेरी नौकरी थी, तो मैं नहीं आ पाया, जी। वहां मैं फंस गया। तो उसके बाद नीचे तो सारा हम देख रहे, हमारे सामने सारी सड़क बह रही थी, होटल बह रहे थे, सारा खत्म हो गया था। अब ऊपर की जो लाइन है जो मेरे गांव से होके, बसकेदार वाली, हाँ बसुकेदार से गुप्त काशी कनेक्ट करती है, और मयाली। इधर मयाली। तो अब ये चर्चा चलने लगी, और केदारनाथ की भी चर्चा हमें जो है 18-19 मेरे समझ से 20 तारीख को भी पता, कोई कंफर्म हुआ कि वहाँ बड़ा ही हो चुका है। पहले तो केवल अफवाहें चल रही थी ना, बल्कि मेरी पत्नी, इसके ताऊ का बेटा भी वहाँ केदारनाथ में रहता था। तो ये एक दिन शाम को मैं घर आया, ये रो रही है, क्या हुआ कि केदारनाथ, अरे मैंने कहा केदारनाथ में अभी कोई बात ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कि नहीं लोग कह रहे हैं। तो हमें तब भी विश्वास, मुझे कम से कम नहीं था। हालांकि जब भी मैं केदारनाथ गया था तो ऊपर देख के मुझे हमेशा डर लगा था, यार ये तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन फिर भी ये लग रहा था केदारनाथ तो इधर है यार, सुरक्षित है। मैंने कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 20 तारीख को शायद हमें पक्का कंफर्म हो गया कि वहां गड़बड़ हो गया है। लेकिन अब जो वहां लोग फंसे हुए थे तो अब चर्चा चलने लगी ये रोड खोली जाएगी, लेकिन ये वाली रोड भी उस भारी बारिश में जगह जगह बंद थी। तो छोटी रोड थी, वो बहुत सारे स्लाइड थी। तो मेरी समझ से 21 या 22 तारीख की बात होगी। आगे आगे 2 जेसीबी चल रही थी, वो मलबा हटा रही थी, और पीछे से पूरी लाइन गाड़ी। जब बसकेदार पार किया उन्होंने, उस जेसीबी ने, तो उसके बाद 2 दिन तक या 1.5 दिन तक वो रोड खाली नहीं रही लगातार। और उसके बाद जब थोड़ा कम हुआ, मैं भी फिर उसी रास्ते आया, मैं और मेरी बेटी फिर वहां से चले। बल्कि एक दिन हमें वहां रेडफिर बटिया के आसपास रहना पड़ा, दूसरे दिन हम किसी तरह, तब गाड़ियां भी नहीं थी, एक तो नीचे सड़क नहीं थी, दूसरा समय ये हो रहा था कि जो गाड़ियां सड़क पर दिख रही थी, ये आपदा प्रबंधन वाले उसको ले रहे थे, जबरन ले रहे थे, लेना ही था उनको भी, और उसमें यात्रियों को इवैक्यूएट कर रहे थे, भेज रहे थे। हम किसी तरह किसी की गाड़ी में घंटाली पहुंचे, घंटाली से आगे कुछ, तो वहाँ तहसीलदार थे एक, हम उनसे मिले, हमने कहा यार हमको फंसे हुए, तो एक गाड़ी उन्होंने फिर हमारे लिए भी की, और देहरादून तक उस गाड़ी ने हमें पहुंचाया था। तो इस तरह का उस दिन हमारे साथ भी, और 2-3 दिन फिर हम अपने गाँव में जो लगातार लोग आ रहे थे, किसी की गाड़ी का पंचर था, किसी का कुछ था, किसी ने खाना नहीं खाया था, तो ज्यादा तो हम भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आप आसपास में बसकेदार में जो लोग थे उन्होंने मिल के जो है नहीं अच्छा 2 दिन तक खिचड़ी बना के, बिल्कुल जहाँ भी हो सकता था उस रोड पे, उसमें धरियांजी में भी था, डंगवाल गांव की तरफ, इस तरफ जहाँ से भी लोग निकल सकते थे, तो उस वाली रोड पे भी खूब था। मयाली के आसपास लोगों ने काफी मदद की उस टाइम पर, इस तरह की जितना जिससे संभव। बल्कि जब हम ऊपर से आए तो वहाँ पे डैम के बाद वो क्या है, क्या पोखी है वो डैम वाली टिहरी में, अच्छा वो भागीरथीपुरम के पास में, हाँ। तो वहाँ पे एक बड़ा लंगर, तो हमें भी वहाँ खाना, कोटी कॉलोनी में तो लगातार लोग आ रहे थे, लगातार वो बढ़िया। नहीं, कम्युनिटी ने उस टाइम पर अपना पूरा जितना भी, हालांकि लोग ये भी कहते हैं कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने, बड़ा लोग हो सकता है ये भी, नहीं कुछ एक घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे लोगों ने, जैसे मेरे यहाँ पे लोग जो है 3-4 दिन तक लगातार खिचड़ी बनाई, और जो लोग जिनको रात हो गई थी तो वहाँ 1-2 जगह, एक वहाँ पे स्कूल था, स्कूल में वगैरह बिस्तर का प्रबंध करके वहाँ किया लोगों ने, जहाँ जिससे भी जितनी चिंताएं हो सकती थी सबने किया। लेकिन ये नेगेटिव पहलू उस समय किया कुछ लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो ज्यादा हाईलाइट किया। उसमें अलग अलग लोग थे, अगर कुछ हुआ भी होगा तो, लेकिन ज्यादातर लोगों ने काफी मदद की। अब उसके बाद सवाल ये आता है कि ये सारा घटनाक्रम होने के बाद कि आखिर इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। एक तो जो साइंटिफिक कारण है, बिल्कुल वो तो हो गया, वो हो गई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने, यहाँ तक कि आज भी आप उसमें धराली का देख सकते हैं, थराली का देख सकते हैं, जो इधर धुरमा है, कुंतरी है, जो हमारे अभी पिछले साल हुए हैं, ये सारे जो घटनाक्रम, इन सब चीजों ने जो हमारे यहाँ पहाड़ में जो पलायन का जो दर था वो बढ़ाया है, कि एक तो इस तरह की घटनाएं अप्रत्याशित हो रही हैं, और लोग जो पहले से ही वो थे, जो रह भी रहे थे, तो उनके मन में भी एक शंका आ गई, और
क्योंकि उस टाइम पर भी जो राहत दी गई या मकानों के बदले जो पैसे दिए गए, तो लोगों ने फिर नीचे की तरफ आना शुरू किया। तो उससे एक सामाजिक जो गैप है वो भी जरूर आने वाले समय में बल्कि दिखने भी लगा है वो। एक सवाल मेरा और है, जैसे मैं अपने साले की बात कर रहा था, ताऊ के बेटे की, तो वो 3 दिन तक वहां फंसा, तो किसी तरह हेलीकॉप्टर में उसको नीचे लाया गया। तो जब रिश्तेदार लोग उनसे मिले तो बुरी तरह कीचड़ में लथपथ था और होश हवास में नहीं, मतलब उड़ा हुआ। तो अब वो किसी तरह खैर घर पहुंचा। तो उसके बाद उसने जो है, जबकि केदारनाथ में रहता, वहां पूजा करता था, वो वहां के पुरोहितों के साथ पूजा करता था, और सीजन में केदारनाथ रहता था और बाकी टाइम जो राजस्थान जहाँ उनके वहां चला जाता था, बढ़िया चलता था। उसके बाद वो आज तक पूरी तरह से ठीक नहीं है, मतलब कभी कभी अजीब बातें करना, कभी वो करना, और केदारनाथ तक वो गया ही नहीं, अपने घर में ही उसने एक छोटी सी दुकान खोल के उसमें गुजारा करा। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि लोगों की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ा? ये असल में एक बहुत बड़ा पहलू है ये, कि जिस पर न समाज ध्यान देता है, ना हमारी जो व्यवस्था है या हॉस्पिटल है वो ध्यान देते हैं। क्योंकि जब कोई भी आपदा होती है तो जो रिलीफ एंड रेस्क्यू है ये एक टाइम पीरियड के लिए हो जाता है, लोगों को मुआवजा देना, जो राहत सामग्री देना एक टाइम के बाद जो है, लेकिन व्यक्ति के मानसिक स्तर पर जो इसका प्रभाव पड़ता है बहुत दूरगामी पड़ता है, बहुत दूरगामी पड़ता है। तो इसमें बच्चों के भी है, महिलाओं का है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ऐसे ही एक उदाहरण हमारे यहाँ अभी मैंने उनसे मिला भी हूँ पिछले कुछ दिनों पहले, तो लेखपाल जी हैं, लेखपाल भंडारी जी। तो जब मैं उनसे मिला तो उनकी जब मैंने कहानी सुनी तो वो मतलब जब ये अगस्तुनी में थे, वो साधन सहकारी समिति में उनके कर्मचारी थे, लोगों को राशन वगैरह देने का उनका काम था, पीडीएस सिस्टम का भी जो पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसे भी राशन पानी देने का उनका काम था। तो एक तो जब वो घटना हुई, क्योंकि वो वहीं पर थे जो विजयनगर में जहाँ पे झूला पुल था उसके पास में साधन सहकारी की दुकान थी, वहाँ पे जहाँ पे आराम जो पूरा खत्म हुआ, वहाँ पर वो रहते थे। एक तो घटनाक्रम वो उससे जूझे, क्योंकि वहाँ पे सब वॉश आउट हो गया था। वॉश आउट होने के बाद वो किसी तरह से बचे, उस लोगों को बचाया भी उन्होंने, मतलब जो भी हो सकता है। तो उसके बाद जो है उनके राशन बांटने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आई, लोगों को दूर बांटनी थी वो, तो उनके ऊपर वो राशन बांटने की जिम्मेदारी आई। तो वो जो चौतरफा उनके ऊपर दबाव था, उनका ब्रेन हेमरेज, ये एक जीवंत उदाहरण है। उनका ब्रेन हेमरेज हो गया तो उनको जो है मेमोरी लॉस वगैरह सब हो गया। तो अभी मैं जब उनसे मिला तो उनकी पत्नी का भी कहना था और उनका खुद का भी, मतलब वो बोलना उन्होंने 6-7 साल बाद शुरू, आप लगा सकते हैं, मतलब वो बोलना ही भूल गए, इतना बड़ा असर होता है, वो बोलना ही भूल गए। तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, तो उनका इलाज चला जॉली ग्रांट था। तो वो इतने लंबे समय तक अपनी सामान्य स्थिति में नहीं, अभी भी वो कुछ चीजें वो भूल जाते हैं, अभी भी वो सामान्य स्थिति में नहीं आ पाए। आप लगा लीजिए 13 साल हो गए हैं। लोग तो कई तरह से वो मानसिक शिकार हुए होंगे, कुछ ने वो सारा विवश देखा, जैसे मैं अपने उस साले की बात कर रहा, कुछ जो है काम के दबाव में, और कुछ जिनके घर के चले गए, तो उनपे भी तो मानसिक स्वास्थ्य पे तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। और दुर्भाग्य ये है कि हम इस पहलू पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं उसका जानकार नहीं हूं, लेकिन जो मैं समाज में देखता हूं या मैंने धरातल पर देखा है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर आता है इस चीज का, और वो बहुत लंबे समय तक होता है, और उससे पूरा परिवार की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाती है। क्योंकि राहत सामग्री ये तो एक बार मिलने के बाद जो है वो खत्म हो जाता है सारा, लेकिन इस पे काम किए जाने की आज बहुत जरूरत है। क्यों? वो इसलिए भी कि आज जो ये आपदाओं की जो घटनाएं हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी दर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको पता ही नहीं है कि आज शाम को या कल दिन में 2 दिन बाद क्या होने वाला है। आप इसके जीवंत उदाहरण सामने है, छेनागढ़ का आपके घर के पास में आपका उदाहरण सामने है, आप उसको देख सकते हैं, पिछले साल की बात है। उसके आप वहाँ की देख लीजिए, आप धराली आपके सामने है, थराली वाला इलाका जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। और जो छोटे छोटे हैं तो जहाँ पे जनहानि नहीं होती है वो तो रिकॉर्ड में ही नहीं है, जहाँ जनहानि होती है तो वहाँ का रिकॉर्ड में आता है, लेकिन जहाँ जनहानि नहीं होती है तो उसको तो कोई जिक्र भी नहीं करता। जैसे 13 की बात करें हम, तो नुकसान तो सब जगह हुआ। बद्रीनाथ घाटी में, बिल्कुल बद्रीनाथ कुमाऊं में हुआ, पिथौरागढ़ की तरफ हुआ। हाँ, पिथौरागढ़ की तरफ हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है इस पे, पूरे हिमालय पूरे। हाँ, लेकिन जो केदारनाथ आपदा ही वहाँ ज्यादा नुकसान हो गया। 2013 वाली जो पूरी घटना हुई, तो ये हमने सिर्फ केदारनाथ तक ही फोकस नहीं किया। जब हमने इसकी विभीषिका देखी तो हमारे साथी लोग हैं तो जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं, तो फिर उन साथी लोगों ने जो है पूरा हमारा
केदारनाथ से लेकर के पूरा कुमाऊं वाला जो है पूरा हिस्सा कवर किया हुआ है। आप उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं पूरी डिटेल में। तो उसके पूरे जो कारण हैं लोगों से, क्योंकि हाईलाइट तो हमारा केदारनाथ हुआ, लेकिन उधर अगर मैं उसके बावजूद भी उसके फिर एक आध साल बाद फिर गया मैं कुमाऊं की तरफ, जो धारचूला वाला इलाका है उधर तवा घाट। आप तवा घाट को देख लीजिए, तवा घाट आपके सामने उदाहरण। तवा घाट में उस टाइम पर बहुत बड़ी तबाही हुई, आज भी उधर जो है वो पूरे खतरे की जद में है वो पूरा। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ केदारनाथ में जो क्योंकि ज्यादा लोग मर गए थे, ज्यादा हाँ, तो तबाही, लेकिन पूरे इसको बड़े संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जो हमारा जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय को हम पूरी जितना भी उसका रेंज है, बल्कि हिंदूकुश हिमालय हम उसको कह सकते हैं। पूरे आप उसको अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, नेपाल वाले इलाके में पूरा उसको ब्रॉडर सेंस में बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ये पूरा हमारा जो इलाका आता है, तो ये पूरा उस जद में है। तो आज जरूरत ये है कि उसके हिसाब से एक तो पॉलिसी बने, हम थोड़ा उस तरह से संवेदनशील हों। और एक सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आज भी लगती है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। पहले हमें भूकंप का रहता था, आप देखते होंगे इससे पहले जो इतिहास रहा है हमारा आपदाओं का, भूकंप का रहा है, वो 91 का रहा है, वो 99 का रहा है, उससे पहले का रहा है ना, 1803 का जो बड़ा वो रहा है। लेकिन इस तरह की चीजें थोड़ा कम रही हैं। लेकिन आज जिस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, उसके बाद हम आपदा राहत की हम जो बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पूछूं आपदा राहत पे आने से पहले, कि उतनी बड़ी केदारनाथ आपदा हुई, उसके बाद भी होती रही लगातार होती रही, तो हमने कुछ सीखा उससे? ये अलग अलग इसके पहलू हैं। कुछ सीखा तो पहले तो सीखने वाली बात जो समझें, तो हम आपदा राहत से मैं जो बात करने वाला था वो यही करने वाला था कि आज भी स्थिति ऐसी है, जब कोई भी आपदा आती है तो हम जो पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोगों को जो राहत सामग्री है या जो भी व्यवस्था सरकार या संस्थाओं के द्वारा की जाती है, वो हम जो भी सामग्री देते हैं वो गरिमापूर्ण मानवीय जो गरिमा होती है ना, जो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ में वो नहीं दे पाते हैं, उसको अंततः जाकर के लाइन में लगना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनी आज तक कि हमें पता हो, हम आइडेंटिफाई करें कि कौन आदमी पीड़ित है, एक्जैक्टली कौन पीड़ित है, और हम उसके घर में जाकर के दें। उसको आकर के फिर सड़क में लाइन पे लगना पड़ता है, वो कागजी प्रक्रिया में लगना पड़ता है। फिर एक तो आदमी घर के संघर्ष से जूझेगा या यहाँ राहत सामग्री। इसमें एक दिक्कत और है, अब यहाँ उत्तरकाशी की तरफ कोई आपदा आई थी 3-4 साल पहले, यहाँ से हेलीकॉप्टर में राहत सामग्री गई, लेकिन हेलीकॉप्टर में जो राहत सामग्री गई उसमें आधा पानी था। जी, वो देखा था मैंने। तो यहाँ भी अब हम छेना घाट में भी हम साथ में थे, तो वहां भी करीब करीब ऐसा ही हुआ। तो ये भी तो एक वो है ना? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। तो वो व्यवस्थाओं में भी देखना चाहिए कि कम से कम जो वास्तव में जो पीड़ित आदमी है, उस तक हम सबकी व्यवस्था में की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो सरकार भी उसमें शामिल है, जो मदद करने वाली संस्थाएं उनकी भी कि हम उसके घर तक पहुंचाएं, और जरूरी सामान पानी की बोतल न पहुंचे, जो रात में वहां पानी है भाई, वो हम उसके घर तक उसको पहुंचाएं। ये एक गरिमापूर्ण तरीके से हो, ऐसा नहीं कि मतलब जो आ रहा है उन तक पहुंच रहा है, उसको सब दे रहे हैं, और जिसकी जरूरत है उस तक पहुंच रहा है। ये अभी भी बहुत बड़ा गैप है ये। और उसके बाद जो दूसरे अगर इसका पहलू आता है, वो ये है कि हम कितना सचेत, कितना संवेदनशील हुए इन सब चीजों के प्रति, बिल्कुल, है ना। तो मुझे लगता है कि ये आज इस तरह की जिस तरह की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो हम ढीठ हो चुके हैं एक प्रकार से। अगर मैं इसको थोड़ा कठोर शब्दों में कहूँ तो हम ढीठ हो चुके हैं। ऐसा तो होता रहता है, क्या पिछली बार भी हुआ था, ये हुआ, फिर हो जाएगा क्या। तो ये हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। तो अगर इससे हम चाहे अपने जीवन में, अपने आचरण और व्यवहार में, हमें इसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। और जो ये विकास के नाम पे जो चीजें हो रही हैं आपके सामने है, बहुत सारी चीजें, है ना। हम एक तरफ क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं कि तो होना है और इससे ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके कारणों में जो चीजें हैं उसको तब भी हम जो है कहीं कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं तो जिस पे बात की जानी चाहिए। चलो, लंबी बातचीत हो गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है। आज जब सच सबसे बड़े संकट में है, तो हम सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच की यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए आपके सहयोग और आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करना जरूरी है,
तो जितना आपसे हो सके आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड पर या डिस्क्रिप्शन में दी गई बैंक डिटेल्स पर भी जाकर आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सच बोलने के साहस को मजबूती देने जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपका विश्वास और समर्थन हमें लगातार बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, नए सवालों के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।